हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आपका अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को बिल को ऑन कर लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2015 के गणित का सेट नंबर 1 हल करवाएंगे। तो आपको पहला नंबर देखना है। पहले नंबर लिखा है सभी खंड कीजिए। ठीक है, ये जो खंड दिए गए हैं पहले नंबर में, इन सभी खंडों को हमें हल करना है। ठीक है, तो आपको क नंबर का सवाल देखना है। क नंबर में लिखा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो ये संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, इन संख्याओं में हमें बताना है कि किस संख्या का प्रसार शांत दशमलव है। ठीक है, किस संख्या का प्रसार शांत दशमलव है। ठीक है, तो देखो, यदि हर वाली संख्या के गुणनखंड यदि 2 और 5 होते हैं, यदि हर वाली संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं तो उसका प्रसार हमेशा शांत दशमलव होता है। ठीक है, तो देखो दूसरे नंबर में हर वाली संख्या के गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यदि हर वाली संख्या के गुणनखंड यदि 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आ जाती है तो उसका प्रसार कभी शांत नहीं होता है, अशांत होता है। ठीक है, देखो जैसे 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि हर वाली संख्या के गुणनखंड खाली 2 और 5 आना चाहिए, केवल 2 और 5 आना चाहिए, और 2 और 5 के अलावा यदि अन्य कोई संख्या आती है तो उसका प्रसार अशांत होता है। ठीक है, तो देखो इसमें हर वाली संख्या के गुणनखंड 2 और 5 है, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, केवल हर वाली संख्या गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। यदि और कोई संख्या आती है तो उसका प्रसार हमेशा अशांत होता है। ठीक है, ख नंबर का आपको देखना है। ख नंबर में देखो 2 tan 30 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो आपको कोणों के मान आना चाहिए। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आपको सब कोणों के मान याद कर लेना। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, फिर कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान वो होता है जो साइन 90 अंश का मान होता है। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। ठीक है, उल्टा लिखना है। ठीक है, तो देखो कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, कॉस 30 अंश का मान ये होगा जो साइन 60 अंश का मान होगा। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 अंश का मान होगा √3/2। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना के स्क्रीन पर दे दी है, तो आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, कोणों के मान याद करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ख नंबर का सवाल है, दो tan 30 अंश 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो देखो 2 जोड़ करते हो। ठीक है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश लिखा है। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और इसमें जो है स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे 2 एकम 2,
2/√3, ठीक है, क्या होगा 2/√3 होगा, ठीक है। 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, और √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो अब देखो 2/3 ये जो कहते हो, ठीक है, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, ठीक है, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 3 + 1 होगा, ठीक है। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 कम 3 होगा, ठीक है, प्लस 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 1 होगा, ठीक है। 2/√3 है, ठीक है। तो देखो 2/√3, ठीक है, और इस नीचे वाली संख्या का क्या होगा, ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा, ठीक है। तो 3 जाएगा ऊपर और 3 1 4, ठीक है, 4 होगा नीचे, ठीक है। तो अब देखेंगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आगे देखो 3, ठीक है, और इसका गुणा इसमें क्या होगा 2/√3, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा आ जाए कि नीचे वाली संख्या में अंडर रूल लगा हो तो नीचे वाली संख्या का अंडर रूल हटाना होता है, ठीक है। तो कैसे हटाते हैं, इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 गुणे √3 क्या होगा 3/√3 होगा, ठीक है। और नीचे 2 जो कहते होगा √3 का 2 बार गुणा है तो 3 इससे निकलेगा, ठीक है। और 3 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। तो अब देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6, √3/2 ये आपको पता होना चाहिए कि √3/2 किसका मान होता है, ठीक है। तो देखो जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं √3/2 sin 60 अंश का मान होता है, किसका मान होता है sin 60 अंश का मान, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। देखो ग नंबर का सवाल देखेंगे, इसमें लिखा कि 2 वृत्त एक दूसरे को C पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। देखो 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को C बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो हम 2 वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और हमें 2 वृत्त इस प्रकार बनाना है कि ये एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श करें, ठीक है। तो हमने 2 वृत्त बना लिए हैं, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे, किस बिंदु पर स्पर्श करेंगे C बिंदु पर, ठीक है। किस पर स्पर्श करेंगे C बिंदु पर, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि उन वृत्तों की AB एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखो इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा, ठीक है, इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा AB है, ठीक है। इन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा AB है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखो जो रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। जो रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे वह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा ये दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रही है तो ये होगी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। और हमें ACB का मान निकालना है, ACB का मान निकालना है, ठीक है। ACB का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो यदि इस बिंदु से यदि इस वाली रेखा पे लंब डाला जाएगा तो इस वाली रेखा को बराबर 2 भागों में बांटेगा, ठीक है। तो देखो ये जो रेखा है ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है, क्योंकि ये रेखा दोनों वृत्तों को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो देखो
किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की ये लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जब ये भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला कोण यदि अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ठीक है, तो यदि ये वाला कोण यदि बीटा होगा, यदि ये वाला कोण यदि बीटा होगा तो ये वाला कोण भी बीटा होगा। ठीक है, ये वाला कोण भी बीटा होगा। ठीक है, तो देखो हमें ए सी बी निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण क्या है, अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये वाला कोण जो है अल्फा है, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण बीटा है। ठीक है, ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है। ठीक है, तो देखो हमने अभी बताया कि यदि भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। ठीक है, और हमें कोण ACB निकालना है। ठीक है, तो ACB कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों कोणों को लिख लेंगे। ये कोण अल्फा, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे प्लस बीटा। ठीक है, और तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कर दिया, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 बीटा होगा। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो 2 कॉमा ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमा लेंगे तो 2 हट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा बचेगा। ठीक है, 2 हम कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 अंश और ये जाएगा बटे में। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, 2 कोणों का योग 90 अंश आ गया। देखो इस चित्र को हमने यहाँ पे ऐसा बना लिया। ठीक है, तो देखो हमें ACB निकालना था। ठीक है, हमें क्या निकालना था, ACB निकालना था। ठीक है, तो C वाला कोण कैसे बनेगा, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर बनेगा। अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे तो कोण C आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कोण ACB कितना आएगा, कोण ACB आएगा, कोण ACB आएगा 90 अंश। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखो घ नंबर का सवाल दिया है, बहुपद px माइनस 3x स्क्वायर प्लस का q के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे शून्यकों का योगफल पूछा है। ठीक है, और px बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का q। अब देखो हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस b/a। ठीक है, क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, तो यदि हमें शून्यकों का योगफल निकालना है तो हमारे पास b होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है,
तो ये दिया गया है, इसकी तुलना कर लो द्विघात समीकरण से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इससे जो है हमें b का मान a का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे a का मान क्या है, a का मान -3 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो x का गुणांक कुछ नहीं है। ठीक है, x वाला पद है नहीं है यहाँ पे, तो b का मान क्या होगा, b का मान 0 होगा। ठीक है, और c का मान क्या होगा, c का मान q होगा। ठीक है, क्या होगा, q। ठीक है, तो देखो शून्यकों का योगफल हमें निकालना था, इसके लिए हमें b चाहिए था, a चाहिए था, तो इसकी तुलना हमने द्विघात समीकरण से कर ली, तो a b c का मान निकल आया। शून्यकों का योगफल हमें निकालना है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो b का मान क्या है, b का मान 0 है, और a का मान क्या है, a का मान -3 है, बराबर यदि 0 में से -3 का यदि भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा करते तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करें, और जितने सवाल हम आपको बताते हैं सभी सवालों को नोट कर लिया करें। अंगा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें y अक्ष से लंबवत दूरी पूछी है। ठीक है, y अक्ष से लंबवत दूरी पूछी है। ठीक है, तो जब भी y अक्ष से लंबवत दूरी निकालनी होती है तो ये हमारा बिंदु दिया गया है। ठीक है, बिंदु दिया गया है, तो ये x है और ये y है। ठीक है, हमसे y अक्ष से लंबवत दूरी पूछी है। ठीक है, तो y अक्ष से पूछी है तो x का मान देखना है तुम्हें, x का मान क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 सही होगा। ठीक है, और यदि ये पूछता x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है, तो फिर क्या बताते, जो y का मान होता है वही बताते। y का मान क्या है, 12 है। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, 12, और y अक्ष से दूरी क्या होगी, जो x का मान होगा वही y अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, तो दूसरा सही है। अब आपको 4 नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है कि चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई होगी। ठीक है, हमसे तार की लंबाई पूछी है कि तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, और देखो इसमें चांदी के एक बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन का है, बेलन चांदी का है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई दी है और त्रिज्या, ठीक है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया। ठीक है, तो देखो ये हमने बेलन बनाया, इसको गलाकर तार बनाया गया। ठीक है, तो जो तार होता है ये भी बेलनाकार होता है। ठीक है, तो देखो सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि बेलन की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, r का मान 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या भी इसकी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है, और इसमें दिया है 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया है, 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया। ठीक है, तो जो तार का व्यास है ये, ठीक है, तार का ये जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, यानी 2r का मान दिया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो r बराबर क्या होगा, 1/2 मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो देखो जो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, लेकिन जो इसकी त्रिज्या निकली है मिलीमीटर में निकली है, क्योंकि जो व्यास दिया था मिलीमीटर में दिया था,
तो त्रिज्या भी मिलीमीटर में होगी। ठीक है, तो देखो इसकी त्रिज्या हमने r की है तो इसकी त्रिज्या r1 कर देंगे कि ये दोनों मान जो है मिक्स ना हो पाए। ठीक है, तो देखो ये ऊंचाई और त्रिज्या ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये मिलीमीटर में है तो इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर चेंज करना है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा सवाल हो कि ये सेंटीमीटर में हो और ये मान यदि अलग है तो इसको पहले इसी तरह बनाओ। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर दिया, ये मिलीमीटर दिया, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यदि इसे मिलीमीटर से यदि सेंटीमीटर चेंज करना है तो क्या करेंगे? इसमें 1/10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने सेंटीमीटर चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखो सवाल में ये कह रहा था कि इसको गलाकर ये तार बनाया गया। ठीक है, तो जब भी बेलन को गलाकर तार बनाया जाएगा तो सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? बेलन का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर तार का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h होता है। ठीक है, तार का आयतन, तार कैसा है? ये भी बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा पाई r² h होता है। ठीक है, तो देखो जो तार की त्रिज्या है ये r1 है। ठीक है, और तार की ऊंचाई भी h1 कर देते हैं क्योंकि बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। ठीक है, तो यदि h कर देंगे तो ये दोनों मान एक ही तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हमने ऊंचाई h1 कर दी और इसकी त्रिज्या r1 कर दी। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, r², तो r का मान क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 का वर्ग कर दो। ठीक है, h का मान 1 है। ठीक है, r1²। ठीक है, तो r1 का मान क्या है? 1/20 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। ठीक है, h1 ये हमें निकालना है। ठीक है, तार की लंबाई होगी। ठीक है, हमें तार की लंबाई निकालना है यानी तार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, 20 का वर्ग 400। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं में वर्ग है तो दोनों संख्याओं का वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1 और 20 का वर्ग 400। ठीक है, गुणे h1। ठीक है, तो अब देखो h1 के गुणा में ये लगा। ठीक है, तो देखो यदि इस साइड ले जाया जाएगा तो इसके बटे में लिखा जाएगा। ठीक है, जब बटे में लिखा जाएगा तो 1 में क्या होगा? पलट के गुणा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो संख्या है अंश बटे हर में संख्या है। ठीक है, तो इसके बटे में लिखेंगे, जब बटे में लिखेंगे तो इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गुणे 400/1 होगा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h1 आ जाएगा 400। ठीक है, तो तार की लंबाई हमें निकालनी थी, तार की लंबाई आ गई 400। ठीक है,
तार की लंबाई, हमें तार की लंबाई निकालनी थी, तो तार की लंबाई देखो क्या आएगी। ये जो मान आया है इनको हमने सेंटीमीटर चेंज किया था, तो ये जो लंबाई आएगी ये सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। ये जो ऊंचाई आई है सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है। और इसमें देखो जो आंसर दिए गए हैं मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसमें से 40 सेंटीमीटर थोड़ी आया है, इसमें 400 सेंटीमीटर आया, ठीक है। इसमें देखो 40 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, लेकिन जो हमारी तार की लंबाई है 400 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर वाला तो होगा नहीं, ठीक है, तो मीटर वाला मान हमारा सही होगा, ठीक है। तो देखो पहले इसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर, ठीक है। यदि इसे हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसमें जो है 1/100 का गुणा कर देंगे, तो 400 गुणे 1/100 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या होगा 4, ठीक है। और ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गया। तो तार की लंबाई क्या आएगी, तार की लंबाई आएगी 4 मीटर, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 4 मीटर, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। दूसरे नंबर के देखेंगे, दूसरे नंबर लिखा सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो दूसरे का नंबर का सवाल लिखा है कि यदि बिंदुओं 4, तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई दी गई है। तो हमसे P का मान पूछा है, ठीक है। तो आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है बीच की दूरी लिखी है कि बीच की दूरी 5 इकाई है, ठीक है। तो आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आना चाहिए, क्योंकि ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है 5 इकाई, ठीक है। तो देखो ये हमारे बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, 4, P और 1, 0, ठीक है। तो इसकी तुलना करेंगे x1, y1 इसकी x2, y2 से, ठीक है। तो देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो P का मान निकल आएगा, ठीक है। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ठीक है। 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो x1 क्या है, x1 4 है, ठीक है, माइनस x2 क्या है, x2 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 P है, ठीक है, माइनस y2 क्या है, y2 0 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 लिखेंगे। तो देखो 5 बराबर
4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, ठीक है। और पी का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पी का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो 5 का वर्ग, ठीक है, 9 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इसका वर्ग, ठीक है। तो अब देखो 5 का वर्ग 25, ठीक है, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो 9 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखो पी स्क्वायर 25 हमारे इसी साइड है, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटा लेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। 16 की संख्या वर्ग होता है 4 का, ठीक है। जब भी संख्या अंडर रूट से बाहर निकलती है तो संख्या प्लस माइनस की आती है, ठीक है। तो पी का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। अब आपको दूसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉट 2a बराबर कौशिक 2a, ठीक है। ये सिद्ध करने वाला सवाल है, ठीक है। हमें कौशिक 2a ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो दूसरे का ख नंबर का सवाल है, ठीक है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉट 2a बराबर कौशिक 2a, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसे लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉट 2a, ठीक है। और देखो जो हमें सिद्ध करना है कौशिक 2a ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो कौशिक 2a, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2a है, ठीक है। तो कॉट 2a इसे चेंज करो, ठीक है। तो देखो ये जेव का त्यों रहेगा, कॉट ए ये जेव का त्यों रहेगा, ठीक है। इसे चेंज करेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो कॉट 2a क्या होगा, कॉस 2a बटे साइन 2a ये होगा, ठीक है। कॉट 2a ये क्या होगा, कॉस 2a बटे साइन 2a, ठीक है। तो अब देखो इसके बटे में लिखेंगे 1, ठीक है, और साइन 2a ये एलसीएम लेंगे, ठीक है, साइन 2a ये एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 1 का भाग साइन 2a में देंगे तो साइन 2a बाहर जाएगा, तो साइन 2a का गुणा कॉट a में कर देंगे तो क्या होगा, कॉट a इंटू साइन 2a होगा, ठीक है, माइनस साइन 2a का भाग साइन 2a में, ठीक है। तो इससे ये कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 2a होगा, ठीक है। तो अब देखो साइन 2a इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखो साइन 2a इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2a इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो
साइन 2a की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन a इंटू कॉस a लिखेंगे और कॉस 2a की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो देखो साइन 2a यहाँ लिखा है तो साइन 2a की जगह लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, और कॉस 2a इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो आगे देखो कॉट a इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस a बटे साइन a, ये लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट a इसे क्या लिख सकते हैं कॉस a बटे साइन a। ठीक है, इंटू साइन 2a इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, माइनस कॉस 2a इसे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही माइनस का चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो माइनस के चिन्ह का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बटे साइन 2a। ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह मुख्य बटे के सीध में लगता है। ठीक है, ये आपको याद करना है कि बराबर का चिन्ह मुख्य बटे के सीध में लगता है। ठीक है, तो अब देखो साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 हमारा ज्यों करते हो। ठीक है, 2 हमारा ज्यों करते हो कॉस a गुणे कॉस a क्या होगा कॉस स्क्वायर a होगा। ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, बटे साइन 2a। ठीक है, अब देखो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन 2a। ठीक है, तो अब देखो 1 बटे साइन 2a ये क्या होता है, ये होता है कोसेक 2a। ठीक है, तो जो हमें सिद्ध करना था सिद्ध हो गया। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो आपको ग नंबर का सवाल देखना है आकृति में। ठीक है, तो जैसा कि ये आकृति बनी है। ठीक है, तो देखो PA और PB, ये PA और ये PB। ठीक है, ये क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखो कोण APB। ठीक है, APB। ठीक है, ये वाला कोण 50 अंश है। ठीक है, तो OBA ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। जो स्पर्श रेखा होती है ये त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, चाहे ऐसा कह सकते हैं जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखो ये तो आपको पता होगा कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा हम उसे कहते हैं जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। ठीक है, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो स्पर्श रेखा होती है हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो पहले हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं और ये वाला कोण निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये 2 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एक त्रिज्या ये है एक त्रिज्या ये है। ठीक है,
और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण जितने अंश का होगा उतने अंश का ये वाला कोण होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये चतुर्भुज की तरह है, ठीक है। और चतुर्भुज में हमें 3 कोण पता है, चौथा कोण निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो देखो चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ो, कोण APB ठीक है, प्लस कोण PBO ठीक है, प्लस कोण PAO ठीक है, प्लस AOB ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। तो देखो APB क्या है, ये 50 अंश है, ठीक है। PBO क्या है, PBO ये 90 अंश है, ठीक है, प्लस PAO ये क्या है 90 अंश है, ठीक है, प्लस कोण AOB ये हमें निकालना है, ठीक है, 360 अंश। तो इनको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या आएगा 230 आएगा, ठीक है। 230 अंश प्लस कोण AOB ठीक है बराबर 360 अंश, ठीक है। तो कोण AOB बराबर 360 अंश, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, 230 अंश, ठीक है। तो कोण AOB इसमें इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा 130 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। कोण OAB और OAB और OBA, ठीक है, OBA ठीक है, बराबर भुजाओं के OA बराबर OBA, ठीक है, OA बराबर OBA, ठीक है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमने कोण OAB और OBA ये दोनों कोण बराबर कर दिए, ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों को लिख लेंगे, AOB कोण AOB प्लस कोण, यहाँ पे हमने त्रिभुज OAB लिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज OAB में, ठीक है, OAB में, ठीक है। तो कोण AOB लिखा, अब लिखेंगे OAB प्लस कोण OBA ठीक है,
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 अंश। ठीक है, AOB हमने अभी निकाला था। AOB कितना निकाला था? 130 अंश निकाला था। ठीक है, तो AOB की जगह कितना लिखेंगे? 130 अंश लिखेंगे। ठीक है, प्लस हमें निकालना क्या है? हमें OBA निकालना है। ठीक है, तो OBA ये रहेगा हमारा, और OAB इसे क्या लिख सकते हैं? OBA लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कोण को ये लिख सकते हैं OBA। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो OAB की जगह क्या लिख सकते हैं? OBA लिख सकते हैं। ठीक है, कोण OBA ठीक है बराबर 180 अंश। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दो कोण OBA होगा। ठीक है, बराबर 180 अंश। ठीक है, इसको अच्छा ले जाएंगे तो ये माइनस का 130 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दो कोण OBA बराबर, इसमें इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 50 आएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कोण OBA ठीक है 50 अंश, और ये गुणा में है तो इसे लिखेंगे बटे में। ठीक है, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 25 12 में कट जाएगा। ठीक है, तो कोण OBA क्या आ जाएगा? 25 अंश आ जाएगा। ठीक है, हमें यही कोण निकालना है, निकाला है। ठीक है, अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि एक शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा है। ठीक है, एक शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा है। ठीक है, जो तंबू है शंक्वाकार है, यानी तंबू शंकु के आकार का है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि यदि तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है, यदि तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 मीटर है तो तंबू का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो शंक्वाकार तंबू में 528 घन मीटर हवा है। ठीक है, यानी तंबू में हवा का आयतन दिया गया है। ठीक है, तंबू में हवा का आयतन दिया गया है। ठीक है, और तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी गई है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे तंबू का व्यास पूछा है कि तंबू का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे लगाएंगे। देखो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें तंबू का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, हमें तंबू का व्यास ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें तंबू का व्यास निकालना है। ठीक है, तो तंबू कैसा है? तंबू शंक्वाकार है। ठीक है, तो शंकु के आधार का व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक है, तो यदि हमें तंबू का यदि व्यास निकालना है तो हमारे पास r का मान होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमारे पास r का मान होगा तो तंबू का व्यास निकल आएगा। ठीक है, तो देखो सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है कि तंबू में 528 घन मीटर हवा है। ठीक है, यानी तंबू में हवा का आयतन दिया है। ठीक है, तंबू में हवा का आयतन, तंबू में हवा का आयतन क्या दिया है? 528 घन मीटर। ठीक है, क्या दिया है? 528 घन मीटर। ठीक है, तंबू में हवा का आयतन 528 घन मीटर दिया है। ठीक है, तो ये जो तंबू है कैसा है? शंक्वाकार है। ठीक है, तो तंबू में हवा का आयतन के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो देखो जो तंबू है शंक्वाकार है। ठीक है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है?
शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बराबर 528, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें h का मान चाहिए, ठीक है। तो देखो h का मान दिया है, h का मान क्या दिया है, h का मान 14 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, ऊंचाई h का मान दिया है 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई दिया है, तो देखो यदि हम ऊंचाई की जगह ऊंचाई का मान रख देंगे तो ये सिर्फ जो है r बचेगा और हमें r का मान ही निकालना है। तो r निकल आएगा तो तंबू का व्यास निकल आएगा, ठीक है। तो देखो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, ठीक है। और r स्क्वायर, ठीक है, ये जो करते हैं h का मान क्या है, h का मान है 14, ठीक है, बराबर 528, ठीक है, 528, ठीक है। तो अब देखो 7 से इसे कैंसिल कर दें, 7 दूनी 14, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं। तो अब देखो 22 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा, 22 दूनी 44 होगा, ठीक है, 22 दूनी 44, ठीक है। और नीचे 3 होगा, ठीक है, और r स्क्वायर, ठीक है, बराबर 528, ठीक है। तो अब देखो r स्क्वायर के ये गुणा में लगा, ठीक है। यदि बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड जो संख्या है अंश बट्टे हर में है, ठीक है। तो जब इस साइड ले जाएंगे तो इसके बट्टे में लिखा जाएगा। जब इसके बट्टे में लिखा जाएगा तो इस संख्या में पलट के इसका जो है गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो r स्क्वायर बराबर 528, ठीक है, 528 गुणे 3 जाएगा ऊपर और 44 रहेगा नीचे, ठीक है। तो अब देखो 528 में से 44 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखो 44 से कम क्या होगा, 44, ठीक है, इससे कितना बचेगा, इससे 8 बचेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 88 बनेगा, ठीक है। तो 44 दूनी क्या होता है, 44 दूनी होता है 88, ठीक है। तो अब देखो r स्क्वायर बराबर 12 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा 36 होगा, ठीक है। तो अब देखो r बराबर यहां से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 36 किस संख्या का वर्ग होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि यदि हमें तंबू का व्यास निकालना है तो उसके लिए हमें r का मान पता होना चाहिए। यदि r का मान पता होगा तो तंबू का व्यास निकल आएगा। तो हमने r का मान निकाल लिया। r का मान क्या आया, r का मान आया 6 मीटर। तो तंबू का व्यास निकल आएगा, ठीक है। तो लिख देंगे तंबू का व्यास, ठीक है, क्या 2r, ठीक है। तो 2 r का मान क्या आया, r का मान आया 6, ठीक है। तो 2 गुणे 6 कर दो, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो हमें तंबू का व्यास निकालना था, तंबू का व्यास निकल आया। तंबू का व्यास क्या आया 12 मीटर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।